अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अन्नदाता कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। शरतकालीन मक्का फसल से अधिक लाभ लेने हेतु अंतर फसलों का चयन। अच्छा गुड़ बनाने की तकनीक, एक किसान का अनुभव। प्याज की फसल में लगने वाले कीट बीमारियों का नियंत्रण। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने शरतकालीन मक्का की फसल के साथ में सह फसलों की खेती कर रखी है, वो इनसे अधिक उत्पादन लेने हेतु कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाएं, आइए जानते हैं क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र उचानी करनाल के वैज्ञानिक डॉक्टर मेहर चंद्र से। मक्का विश्व की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। मक्का में विद्यमान अधिक उपज क्षमता और विविध उपयोग के कारण इसे खाद्यान्न फसलों की रानी कहा जाता है। पहले मक्का को विशेष रूप से गरीबों का मुख्य भोजन माना जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मक्का को कॉर्न, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न जैसे अनेक रूप में पहचान मिल चुकी है। आखिरकार किसी अन्य फसल में इतनी विविधता कहां देखने को मिलती है। हालांकि मक्का उत्पादन में भारत विश्व के कई देशों से पीछे है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मक्का उत्पादन में कृषि में भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के करनाल स्थित अनुसंधान केंद्र द्वारा मक्का की फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं। ये शरदकालीन ऋतु की मक्की है। देश के अंदर पिछले यदि हम 10 सालों से देखें, भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा था वार्षिक बढ़ोतरी का 4.6 का है, उसकी तुलना में 7% से ज़्यादा वार्षिक वृद्धि हो रही है पैदावार में। और इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो जो शरदकालीन मक्का है उसमें एरिया बढ़ रहा है, और इसके अलावा सिंगल क्रॉस हाइब्रिड जो एकल संकर किस्में हैं उनके अधीन भी एरिया बढ़ रहा है। ये दो मुख्य कारण हैं। और जो शरदकालीन मक्की है इसकी पैदावार खरीफ वाली मक्की से ज़्यादा आती है। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो इसमें अवधि ज़्यादा होती है, और दूसरा बीमारी नहीं आती, और कीट भी ना के बराबर लगते हैं। लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसलिए किसान भाइयों से गुजारिश है कि इससे ज़्यादा मुनाफा लेने के लिए इसके साथ अंतर फसलें जो कम अवधि की फसलें हैं वो साथ में किसान भाई ले सकते हैं। उसमें मटर, गोभी, आलू और मेथी, पालक, इन फसलों को, लहसुन, इनको लिया जा सकता है, जो लगभग 3 महीने से पहले तैयार होकर के खेत खाली हो जाए। मक्का कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है। यह एक बहुउपयोगी फसल है। वह मनुष्य के साथ साथ पशुओं के आहार का प्रमुख अवयव भी है तथा औद्योगिक दृष्टिकोण से इसका महत्वपूर्ण स्थान भी है। चपाती के रूप में भुट्टे सेक कर, मधुमक्का को उबालकर, कॉर्नफ्लेक्स, पॉपकॉर्न, लैया के रूप में के साथ साथ अब मक्का का उपयोग कार्ड ऑयल, बायोफ्यूल के लिए भी होने लगा है।
लगभग 65% मक्का का उपयोग मुर्गी एवं पशु आहार के रूप में किया जाता है। साथ ही इससे पौष्टिक रुचिकर चारा प्राप्त होता है। तो इसके अलावा जो मक्की है, मक्की कई तरह की होती है। आम मक्की जैसे आप जानते हैं सफ़ेद होती है उसमें, और पीली मक्की। सफ़ेद ज़्यादातर जो हमारे ट्राइबल किसान भाई हैं वो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और स्टार्च मिल में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल है। जो पीली मक्खी है वो मक्की वो ज़्यादातर इसमें पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होता है उसका। उसके अलावा उच्च क्वालिटी मक्का, जो आम मक्की है वो क्वालिटी की दृष्टि से ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसमें ताकत कम होती है। लंबी अवधि वाली और मध्यम अवधि वाली अगेती पकने वाली जो किस्में हैं, उनमें पकने में के समय में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन पैदावार में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। और सर्दियों के अंदर यदि अगेती पकने वाली किस्मों का इस्तेमाल करेंगे किसान भाई, उनमें जल्दी फ्लावरिंग आएगी, जल्दी झंडे आ जाते हैं, परागकण मर जाता है और दाना नहीं बन पाता। इसलिए लंबी अवधि वाली किस्मों का इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा पैदावार ली जा सके। इसके अलावा जहाँ तक पानी की बात है, पानी आपको इसमें जो सबसे क्रिटिकल स्टेज है, सबसे ज़रूरी है, वो जब सीडलिंग स्टेज होती है, बिल्कुल छोटी, घुटने तक, जड़ आने की समय, दाना बनने के समय, ये सबसे ज़रूरी अवस्थाएं होती हैं जब पानी देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर्दकालीन मौसम में इसके अलावा सर्दियों दिसंबर और जनवरी में हल्का हल्का पानी ज़रूर लगाते रहें बीच बीच में, ताकि खेत में नमी बने रहे, और यदि पाला पड़ भी जाए उसका इस पे दुष्प्रभाव ना हो। तो पाले से बचाने के लिए हल्का पानी लगाना बहुत ही आवश्यक है। इससे पहले हम बात करेंगे खरपतवार की। खरपतवार क्योंकि एक मुख्य समस्या है और पैदावार में काफ़ी गिरावट आ जाती है, तो बिजाई के बाद हल्का पानी लगाएं, और जैसे ही 2-3 दिन के बाद पाँव रखने लायक हो जाए, 500 ग्राम एट्राजिन 200 लीटर पानी में घोल बना करके 1 एकड़ में इसका छिड़काव कर दें। ऐसा करने से लगभग 1 महीने तक खरपतवार में का नियंत्रण हो जाता है, और ज़रूरत पड़ने पर उसके बाद किसान भाई एक आधी खुद भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार समस्या जो कीट की समस्या आती है, इसमें स्टेम बोरर तना छेदक कीड़ा आता है, उसकी रोकथाम के लिए 250 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफॉस 250 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव करें, और छिड़काव इस हिसाब से करें कि दवाई गोब के अंदर जाए। ऐसा करने से जो स्टेम बोरर है इसका नियंत्रण हो जाता है, और किसान भाइयों को इससे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विज्ञान विभाग की तरफ से इस हफ्ते के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि दहलनी और तेहलनी फसलों में अगर खरपतवार नियंत्रण रसायनों का प्रयोग न किया गया हो तो इस समय इन फसलों में निराई गुड़ाई करें। तोरिया की फसल 3 से 4 सप्ताह की होने पर घने पौधों को निकाल लें ताकि परस्पर दूरी कायम रहे। जहां सरसों, गोभी, सरसों तथा राय की बिजाई किए 1 महीना हो गया हो तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटुरान रसायन की 60 ग्राम प्रति कनाल के हिसाब से 30 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जहां गेहूं की अगेती बिजाई की हो और खरपतवार के पौधों में 2 से 3 पत्तियां आ गई हों तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोटुरान नामक रसायन की 70 ग्राम मात्रा 30 लीटर पानी में घोलकर प्रति कनाल छिड़काव करें। गोभी वर्गीय सब्जियों को डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी से फसल को बचाएं। प्याज के पौधे की रोपाई कर सकते हैं। टमाटर और शिमला मिर्च में पत्ता धब्बा रोग की रोकथाम के लिए टिल्ट नाम की दवाई का छिड़काव करें। पहले लगे टमाटर में 2 टहनियां रखकर बाकी की कटाई और छटाई कर दें। पहले से लगी शिमला मिर्च की पिंचिंग करें। आलू की बिजाई के सूधरी किस्मों जैसे कुफरी ज्योति, कुफरी गिरिराज और कुफरी चंद्रमुखी इत्यादि का चयन करें। बिजाई के लिए स्वस्थ, रोग रहित, साबुत या फटे हुए कंद तथा 2 से 3 आंखें प्रति आलू के टुकड़ों में हो
उनका प्रयोग करें। तापमान में कमी की संभावना है, इसलिए पशुओं को ठंड से बचाएं और आहार की मात्रा 10% बढ़ा दें। पशुशालाओं को अधिक नम न होने दें और पशुओं को सूखी जगह पर रखें और सही बिछौने और उत्तम चारे का प्रबंध करें। मुर्गियों को इकोलाई और कोकोसीडिया बीमारियों से बचाएं। मुर्गियों को कैल्शियम के कंकड़ दें। एहतियात के लिए 40% फॉर्मेलिन को 9 लीटर पानी में स्प्रे करें। मुर्गों को सामान्य आहार दें। ब्रॉयलर को लगातार फीड देते रहें। नींबू के पौधों में लीफ माइनर के बचाव के लिए मेलाथियान 10 मिलीलीटर या मेटासिस्टोक्स 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। कैंकर के बचाव के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 500 ppm पानी में घोलकर छिड़काव करें। पौधों में कलम या प्यून से नीचे निकलने वाली कोपलों को नष्ट कर दें। आजकल का समय स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए उचित है, इसके लिए उथली क्यारियां बनाएं। कमजोर मौन गृहों में मधुमक्खी को बनावटी खुराक दें और वंशों में भोजन की कमी न होने दें। ततैयों, रिंगलों से इन्हें बचाएं। फाउल ब्रूड रोग के प्रति सचेत रहें। वनालय के आसपास घास और खरपतवारों पर नियंत्रण रखें और खिली धूप लगने पर कॉलोनी की देखरेख करें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में गन्ने की कटाई का कार्य शुरू हो गया है और इस समय ज्यादातर किसान भाई गन्ने से गुड़ बनाने का कार्य करते हैं। इसीलिए हमारे किसान भाई अच्छा गुड़ तैयार करने के लिए किन किन महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखें, इस बारे में अपने अनुभवों को बता रहे हैं एक प्रगतिशील किसान रविंद्र चतुर्वेदी। मैं वर्ष 20 साल से गुड़ बनाने का ये कारोबार कर रहा हूँ। 15 और 20 नवंबर से हम गन्ने की पिलाई की शुरुआत करते हैं। ये जो गन्ने की पिलाई सबसे पहले गन्ने के क्रशर पर आती है। गन्ने पे क्रशर के द्वारा जो लड़के हैं वो इसमें 5-5, 6-6, 10-10 गन्ने देते हैं, जिससे जूस निकलता है। रस निकालने हेतु तिरछी क्रशर मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें रस निकालने की क्षमता अधिक होती है। गन्ने के रस में फेनोलिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो लोहे के संपर्क में आने पर गहरा नीला रंग और काले रंग का अवयव बनाता है, जिसका गुड़ के रंग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिसे कम करने के लिए क्रशर में क्रोमियम लपेटे हुए क्रशर वाले मशीन का ही उपयोग करें। तो पिलाई गन्ने पेरने के बाद क्रशर से जब गन्ना पिर जाता है, इसके बाद पास में रखी हुई गाड़ी में उसकी छोई गिरती है। उस छोई को जो है उस प्लाट में खेत में उसको फैलाते हैं। इसको लगभग 2 दिन सूखने में लगते हैं। सुखाने के बाद इसको इकट्ठा करके फिर इसमें भट्टी के मुंह पर ले जाते हैं और भट्टी पर एक लड़का वहाँ बैठ करके इसको धीरे धीरे झोंकता है। तो भट्टी का मुंह एकदम छोटा होता है, वहाँ किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और जूस निकल करके वो हौदी में जाता है, जो सीमेंटेड हौदी है। वहाँ से जो है पाइप के द्वारा वो भट्टी की 4 नंबर कढ़ैया में जाता है, जो सबसे पीछे लगी हुई है। उसमें वो लगभग जो है 5-10 मिनट तक जो है वो गर्म होता है रस। इसके बाद में वो रस जो है धीरे धीरे डोंगा के द्वारा उसको कढ़ाई नंबर 3 में उसको काटते हैं। उस कढ़ाई नंबर 3 में उसको करीबन 5 या 7 मिनट के लगभग लगते हैं। साथ में ही भिंडी का कुछ उसमें पानी डालते हैं, जिससे कि जब उबाली जब उसमें आती है
तो भिंडी का पानी उसकी ऊपरी सतह पर होने के कारण गंदगी को और मैल को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो झज्जर से उठा करके पास में रखी हुई डलिया में डालते हैं, जिसमें प्लास्टिक की जाली लगी हुई है। उन प्लास्टिक की जालियों में मैला रह जाता है और रस उसमें टपक जाता है। सामान्यतः गुड़ की मांग और बाजार भाव उसके रंग पर निर्भर करता है। इसके लिए बहुत से किसान भाई गहरा पीला रंग करने के लिए हाइड्रोस पाउडर का अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोस पाउडर जरूरत से अत्यधिक इस्तेमाल करने पर गुड़ में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे गुड़ में नमी सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी। फलस्वरूप गुड़ गीला हो जाएगा और गुड़ पर फफूंदियों का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके बाद जब 3 नंबर कढ़ैया में रस जो है धीरे धीरे साफ हो जाता है, फिर इस रस को हम आने वाली 2 नंबर की कढ़ैया में डालते हैं। जिस कढ़ैया में रस टूटता है और टूटते टूटते उसमें भी करीबन उसमें 5 मिनट या 7 मिनट उसमें लगते हैं, तो टूट जाता है। टूटने के बाद जो रस पक जाता है, फिर जो है पकने के बाद में फिर डोंगा की सहायता से हम उस रस को आगे वाली जो 1 नंबर कढ़ैया है उसमें डालते हैं, जिसकी मोटाई लगभग 2 इंची के आसपास है, जिससे कि रस उसमें जले नहीं। उसमें लगभग 7-8 लगभग 10 मिनट तक उसमें लगता है और 10 मिनट के अंतराल में वो जो है पक जाता है। जब रस का तापमान 103 डिग्री से 104 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है तो चाशनी बनने लगती है। तो उसमें 200 मिलीमीटर अरंडी का या मूंगफली का तेल डालते हैं। ऐसा करने पर चाशनी के जलने का खतरा कम हो जाता है। पक करके उसको हम देख लेते हैं कि इसमें गुड़ की तार आ गई, गुड़ बनने लायक हो गया, तो डोंगे की सहायता से उस 1 नंबर की कढ़ैया में से पास में रखे हुए चाक में उसमें डालते हैं, उसको खाली कर लेते हैं। इसके बाद जो है चाक में हम इसको 5 मिनट उसको ठंडा होने के लिए समय देते हैं। 5 मिनट के बाद में फिर पलटे के द्वारा उस गुड़ को बनाते हैं। जब गुड़ मिल जाता है, एकदम मिलने के बाद उसको 5 मिनट के लिए उसे जमाते हैं, जिसमें वो ठंडा हो जाता है। फिर खुरपा और पलटा की सहायता से फिर उसको डलियों में भेला भी 25 किलो का बनाते हैं, 5 किलो की भेली भी बनाते हैं। अब गुड़ की ठोसपन तथा गुड़ की गुणवत्ता को जांचने के लिए टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। उत्तम गुड़ में अवयवों की मात्रा इस प्रकार होनी चाहिए: शर्करा 80 से 82%, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज 10 से कम, सल्फर डाइऑक्साइड 6 मिलीग्राम से कम, नमी 6% से भी कम होनी चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, आप बाजार में मांग के अनुसार गुड़ तैयार कर अच्छा लाभ ले सकते हैं। गुड़ जो है इस समय जो है 9-9.5% गुड़ बन रहा है। किसी गन्ने में 10% भी गुड़ बन जाता है और किसी गन्ने में 9% भी गुड़ बनता है। कभी किसी गन्ने में 10% गुड़ बनता है और किसी गन्ने में 11% भी गुड़ बनता है। औसतन वर्तमान में यहाँ 9.5% गुड़ बन रहा है। अभी जो 1 महीने बाद ये परसेंटेज इसका 10 से 11 हो जाएगा और माह के महीने में यानी फरवरी के महीने में इसमें 11-11.5% तक रिकवरी इस इलाके में आती है। इसमें 11 कुंटल गन्ना लग रहा है और उसका 1 कुंटल गुड़ बन रहा है। वर्तमान में ये है 5 किलो वाला, वो फुटकर में बिकता है तो वो लगभग 25 रुपए किलो बिक जाता है। और जो 25 किलो वाला है वो थोक में बाजारों में जाता है, सेठ लोग यहीं से ले जाते हैं, तो वो लगभग जो है 23 रुपए के आसपास उसका भाव चल रहा है। इस प्रकार से जो है ये गुड़ की सेल होती है। हमारे जो किसान भाई नवंबर में प्याज की रोपाई कर चुके हैं, वो फसल इस समय बढ़वार ले रही है, लेकिन इस फसल में आगे चलकर कुछ कीट और बीमारियों का प्रकोप भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इन हानिकारक कीटों और बीमारियों का समय रहते नियंत्रण किया जाए। तो कैसे करें इन रोगों और कीटों का नियंत्रण, इसकी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिमन्यु यादव से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्याज एक महत्वपूर्ण फसल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय मौसम में कोहरा और पाले का प्रकोप ज़्यादा है, जिसके कारण से ठंड बढ़ गई है और धूप नहीं निकल रही है। ऐसी परिस्थिति में
हमारी प्याज की फसल में विभिन्न तरह के रोग व कीड़ों का अधिक ही प्रकोप होता है, जिसका समय से प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। और समय से प्रबंधन करने में ये आवश्यक है कि जो मुख्य रोग व कीड़े हैं उनके लिए जो कारगर उपाय हैं उनको समय से किया जाए। इन समस्याओं में से सबसे प्रमुख जो समस्या है प्याज में वो बैंगनी धब्बा रोग या दूसरा उसी तरह की अल्टरनेरिया झुलसा रोग, ये दोनों अलग अलग फफूंदी के कारण से बीमारी होती है। जो बैंगनी धब्बा रोग होता है उसमें पत्तियों में छोटे छोटे धब्बे बनते हैं जिनके बीच में अंदर बैंगनी रंग का रंग प्रतीत होता है, जबकि अल्टरनेरिया झुलसा में भूरे रंग का धब्बे बनते हैं और ये भूरे रंग के धब्बे कभी कभार गोल संकेंद्रित या कभी कभार लाइन में भी दिखाई देते हैं। इस तरह की बीमारी से पत्तियों का हरापन खत्म हो जाता है और बीमारी के ज़्यादा प्रकोप होने पर पूरी पत्तियां झुलसी जैसे महसूस होती हैं। इस तरह के समस्या से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम फफूंदी नाशक दवाइयों का इस्तेमाल करें और उन फफूंदी नाशकों में सबसे महत्वपूर्ण है एक मैंकोजेब। इसकी 2-2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम के मिश्रण भी आते हैं, कई नाम से आते हैं, उनका भी 2-2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। और ध्यान ये रखना चाहिए कि 100 लीटर पानी में 100 ग्राम कोई चिपकने वाली पदार्थ जरूर मिला लें। इस तरह से आप झुलसा और ये बैंगनी धब्बा रोग को प्याज में रोक सकते हैं। दूसरा डाउनी मिल्ड्यू एक बीमारी होती है। इस बीमारी कारण से भी पत्तियों का हरापन खत्म हो जाता है और पत्तियां बीच से मुड़कर या टूटकर गिर जाती हैं, जिससे फसल का नुकसान होता है और कंद अच्छे ढंग से नहीं बन पाते हैं। तो इस तरह की बीमारी को यदि रोकना है तो इस तरह की बीमारी को रोकने के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तो ये प्याज की ये समस्या से निदान हो जाएगा। तीसरी जो सबसे प्रमुख समस्या आती है थ्रिप्स की, लहसुन हो या प्याज हो, जो थ्रिप्स होता है वो पत्तियों का रस चूस लेता है। जब पत्तियों का रस चूस लेता है तो पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। पत्तियां जब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं तो उस तरह के पौधों पर कंद बहुत अच्छे नहीं बन पाते हैं और अंततः उपज हमारी प्रभावित होती है, जिससे किसान भाइयों को नुकसान होता है। इस तरह के कीट से अगर बचाव करना है तो कई तरह के उपाय हैं, जैसे नीम तेल है, 0.3% वाले नीम तेल की 2 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर, अथवा रोगार या मेटासिस्टाक्स की 1 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि छिड़काव किया जाए तो इस तरह के कीड़ों से बचाव हो जाता है। इस तरीके से यदि हम अपने लहसुन या प्याज में समय से फसल सुरक्षा के उपाय अपनाएंगे तो एक किसान भाइयों के लिए अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं।
और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम धाबण जिला मंडी के भूपेंद्र सिंह ने। आप सेब के बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहते हैं, तो भूपेंद्र सिंह जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इसी प्रकार एक रोग वगैरह और है जो जमीन के साथ तने का हिस्सा लगता है, उसमें जो छाल होती है वो बाहर से सड़ जाती है, उसको हम कहते हैं कॉलर रॉट। और जब छाल छटती है तो ऊपर का पौधा जो है वो मुरझा जाता है। जब बरसात के बाद ऐसे देखेंगे कि उस पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं और उनकी जो बीच की शराएं हैं वो लाल हो जाती हैं, और दूर से अगर देखते हैं तो ऐसे पौधे जो हैं वो उनके पत्ते लाल से बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं। तो ऐसे रोगों को, ऐसे पौधों को हम मार्क कर सकते हैं, और मार्क करने के बाद सर्दियों में ऐसे पौधों की छाल जहाँ से सड़ गई है उसको हटाकर आजकल वहाँ पर बोडो पेंट या चौवाटिया पेंट लगा सकते हैं। और ऐसे पौधों के लिए बरसात या फिर मार्च के महीने में हमारे को राइडोमिल एमजेड एक दवाई आती है, उसका 2 से 3 ग्राम घोल प्रति लीटर बनाकर पौधे के तने के आसपास डालना चाहिए। आपकी एक कोर रोट बीमारी आई है सेब में, कोर रोट, जिसमें क्या होता है कि बीज के आसपास का जो हिस्सा होता है वो सड़ जाता है। जब वो बीज के आसपास का हिस्सा सड़ता है तो फल जो है वो नीचे गिरते हैं। ऐसे रोग के लिए हमने बहुत हमारे विभाग में भी काम हुआ है, और उसमें एक छिड़काव सारणी जो होती है उसकी एक निकाली गई है। उसमें है कि जब गुलाबी कली आती है तो उस टाइम, और जब मटर से थोड़ा बड़ा होता है, मटर से कंचे के दाने के बराबर फल का आकार हो जाता है या अखरोट के आकार का हो जाता है, तो उस टाइम विभिन्न फफूंदनाशकों का जो है छिड़काव करना होता है। तब विभिन्न फफूंदनाशकों का छिड़काव करेंगे तो इस रोग से हम इसका छुटकारा पा सकेंगे, और जो फल जो है वो नीचे नहीं गिरेंगे। पाउडरी मिल्ड्यू एक और समस्या है, जो पत्तों के ऊपर सफ़ेद रंग की चूर्णी या फफूंद दिखाई देती है। इससे क्या होता है कि जो पत्ते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, और फलों के ऊपर भी इसके ऊपर भूरे रंग के धारियाँ सी पड़ जाती हैं, जिससे फल की मार्केट में इसको बेचने में प्रॉब्लम आती है, या कंज्यूमर जो है उसको नहीं खरीदना चाहता है। तो इस रोग के लिए भी फफूंदनाशक दवाइयाँ जो हैं, अगर हम फ्रूट सेटिंग के बाद स्प्रे करते हैं, जैसे हेक्साकोनाजोल है, स्कोर है, इनका छिड़काव करते हैं तो ये नियंत्रण में रहते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अब किसान अपने खेतों में उगा सकेंगे बीज रहित बैंगन। बटन मशरूम के सफल उत्पादन पर किसान का अनुभव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata@hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।